नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। देश भर में नक्सलवाद की कमर तोड़ने के मकसद से आज दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में अहम बैठक हुई और दिल्ली के विज्ञान भवन में हुई इस बैठक में 10 राज्यों के प्रतिनिधि के साथ नक्सलियों के खात्मे पर चर्चा हुई, जिसमें झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल रहे। दिल्ली में रणनीति पर मंथन और गुमला के जंगलों में सर्च ऑपरेशन की ये दो तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि झारखंड में अब नक्सलियों के दिन लग चुके हैं। या तो नक्सली सरेंडर कर समाज की मुख्य धारा में लौटें या फिर उन्हें ढूंढ कर उनके अंजाम तक पहुंचा दिया जाएगा। झारखंड समेत देश के 10 राज्यों में नक्सलवाद को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 5 राज्यों के मुख्यमंत्री और अन्य राज्यों के आला अधिकारियों के साथ करीब 4 घंटे तक रणनीति पर चर्चा की, जिसमें नक्सलियों के खिलाफ और कड़ी कार्रवाई और इलाके में विकास कार्यों को तेज करने पर जोर दिया गया। बैठक में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन भी शामिल रहे। उग्रवादी घटनाएं निरंतर कम हो रही हैं, इस पर कैसे आने वाला समय में इसको खत्म किया जाए जड़ से, इसको लेकर चर्चा हुई और इसमें जो कुछ कमी बेसी थी उन सब को कैसे और ठीक किया जाएगा, ये वहाँ पर बातें रखी गई है। सभी राज्य मोटा मोटी सब लोगों का एक जैसे ही चीजें रही है। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह ने वामपंथी उग्रवाद पर जोरदार हमला किया और इसे जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए केंद्र और राज्य से मिलकर काम करने, नक्सल प्रभावित इलाकों में विकास की रफ्तार तेज करने, वामपंथी उग्रवादियों की आय के स्रोत पर हमला करने के साथ ही 1 साल तक सभी मुख्यमंत्रियों को इस पर ध्यान देने की अपील की। अमित शाह ने कहा कि वामपंथी उग्रवाद का स्थायी समाधान जरूरी है, क्योंकि देश में 85% हिंसा के लिए वामपंथी उग्रवाद ही जिम्मेदार है। हालांकि वामपंथी उग्रवाद की घटना में 23% की कमी आई है। उग्रवाद के कारण जान गंवाने वालों की संख्या में भी 21% की कमी आई है और देश में अब सिर्फ 53 जिले ही नक्सलवाद प्रभावित रह गए हैं। ऐसे में इस बैठक के बाद उग्रवादियों के लिए पूरी तरह से कमजोर पड़ने की उम्मीद जताई जा रही है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। जातीय जनगणना की मांग को लेकर झारखंड से एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने गृह मंत्री को ज्ञापन सौंपा, जिसमें जातीय जनगणना की मांग की गई है। झारखंड की राजनीति में ऐसा बहुत ही कम होता है जब पक्ष और विपक्ष के नेता एक साथ दिखें, लेकिन रविवार को यही हुआ। जातीय जनगणना के मुद्दे पर झारखंड का सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिला। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में मिले प्रतिनिधिमंडल में बीजेपी और आजसू के प्रतिनिधि भी शामिल थे। बैठक के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि काफी सकारात्मक बात हुई है। पूरे राज्य के हमारे सभी दलों के लोग आदरणीय अमित शाह जी से हम लोगों ने जो नया संसद होना है वो उस पर हम लोगों ने अपनी भावना रखी कि जातिगत जनगणना हो। इसके लिए आज हम लोगों ने राज्य की भावना से उनको अवगत कराया। बैठक के बाद आजसू प्रमुख सुदेश महतो ने कहा कि हमने पहले भी प्रधानमंत्री को इस मुद्दे पर चिट्ठी लिखी है और विधानसभा में इस मुद्दे को उठाया है। हमें यह समझ है कि जातिगत जनगणना के माध्यम से जो कास्ट स्तर पर हम लोग मूल्यांकन करते हैं, डेवलपमेंट के प्रोग्राम बनाते हैं, तो ये आसानी होगी वहां तक पहुंचने में और मूल्यांकन करने की भी सुविधा हो जाएगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्छ दीपक प्रकाश ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार पिछड़ों की सबसे बड़ी हितैषी है। सब कोई जानते हैं इस देश में पिछड़े वर्ग का हितैषी, हित चिंतक मोदी जी की सरकार और मोदी जी हैं। लगातार पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का काम किया। मेडिकल और डेंटल हॉस्पिटल कॉलेज में भी 27% आरक्षण देने का काम किया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार पिछड़े वर्गों के साथ। झारखंड के सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने जातीय जनगणना पर गृह मंत्री के सामने अपना पक्ष रख दिया है। हालांकि केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में ये साफ कर चुकी है कि पिछड़े वर्गों की जाति गणना प्रशासनिक रूप से बहुत कठिन और जटिल है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
और बड़ी खबर आपको बता दी कि सरना धर्म कोड पर बात नहीं हुई है। तो दिल्ली में गृह मंत्री से मिला सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल और इस बीच सरना धर्म कोड पर बात नहीं हुई है। मुलाकात में सरना धर्म कोड पर कोई चर्चा नहीं हुई। हेमंत के नेतृत्व में बैठक में सरना कोड पर कोई बात नहीं हुई। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, झारखंड के आदिवासियों की पुरानी मांग है ये, जनगणना में आदिवासियों के लिए हो अलग कोड। और देखिए, इस पर अधिक अपडेट के साथ झारखंड के संपादक संतोष कुमार हमारे साथ जुड़ गए। संतोष जी, ये बताइए कि सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल मिला लेकिन सरना धर्म कोड पर कोई बात नहीं हुई, इसकी वजह क्या हो सकती है? देखिए, आज की जो सर्वदलीय मीटिंग थी, सर्वदलीय टीम यहाँ से जो गई थी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में ये गृह मंत्री से मिलने के लिए, ये बहुत बड़ा दिन था और उम्मीद की जा रही थी, क्योंकि बहुत पुरानी मांग है, आदिवासियों की बहुत पुरानी मांग है कि सरना धर्म कोड को जब जनगणना हो तो उसमें आदिवासियों के लिए अलग से कोड हो। और इसको लेकर यहाँ पर विधानसभा की विशेष सत्र भी बुलाया गया था कि ताकि उन लोगों की मांग को बल मिले। आज जब ये मौका था, इतना बड़ा मंच था जहां सभी दल गए हुए थे, तो ऐसे में उम्मीद की जा रही थी कि ये मामला भी उठाया जाएगा। लेकिन जो ज्ञापन सौंपा गया गृह मंत्री को, उस ज्ञापन में कहीं भी सरना धर्म कोड का जिक्र नहीं था। इसका मतलब आदिवासी लोग जो इंतजार कर रहे थे, जो उम्मीद लगाए बैठे थे कि आज जो बड़ा दिन है, इस बड़े दिन में उनके लिए भी बात की जाएगी। झारखंड से जब ये टीम जा रही थी तो इस बात का कयास लगाया जा रहा था कि जो जातीय जनगणना की बात तो करेगी ही करेगी ये टीम, उसी को लेकर ये टीम जा रही है, लेकिन साथ में सरना धर्म कोड, क्योंकि आदिवासियों की मांग है। आज लगभग 28% आदिवासी के आसपास बताए जाते हैं। अब जब अगर 28% आदिवासियों की बात कही जा रही है तो ये दोनों ही मामले, जो जातिगत जनगणना है और दूसरा सरना धर्म कोड का, क्योंकि जनगणना से मामला है और गृह मंत्री से आप मिल रहे हैं, नोडल एजेंसी जो नोडल मिनिस्ट्री है वो गृह मंत्रालय है जनगणना के लिए। तो ऐसे में इस बड़े मंच पर आज अगर नहीं उठाना, कहीं ना कहीं राज्य का जो नेतृत्व है, इसके ऊपर अब सवालिया राजनीति जरूर शुरू हो जाएगी और सवालिया निशान भी उठेगा। और जो उम्मीद लगाए बैठे थे आदिवासी नेताओं को, आदिवासी समुदाय को, उनको आज एक बड़ा झटका लगा है कि इस बड़े मंच से उनकी बात नहीं उठाई गई, जबकि ये मौका था, बहुत अच्छा मौका था, लेकिन ये ऐसा हो न सका। जो ज्ञापन दिया गया, उस ज्ञापन में भी कहीं भी एक भी शब्द सरना का जिक्र नहीं है। जी देखिए, जनगणना में आदिवासियों के लिए एक अलग कोड हो तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये एक पुरानी मांग है, लेकिन इसकी वजह क्या हो सकती है, ये बताइए। देखिए, जो आदिवासी समुदाय हैं, ये लोग चाहते हैं कि इनको हिंदू धर्म के साथ नहीं जोड़कर देखा जाना चाहिए, और अगर ऐसा होता है तो लगभग देश भर में लगभग 12 करोड़ के आसपास की आबादी, 12 से 15 करोड़ के आसपास की आबादी अलग आ जाएगी। इससे पहले की जो जनगणना होती आ रही थी, उन जनगणना में ऐसा माना जाता था कि इनके लिए एक अलग से कोड का प्रावधान था। हिंदू धर्म कोड में ही इनका जो धर्म बताने की बात होती थी, वहां पर इनको कैटेगराइज किया जाता था। लेकिन अब क्योंकि उनको अपने को हिंदू ही बताना पड़ेगा, और ऐसे में अब आदिवासी समुदाय के लोग ये मांग कर रहे थे कि उन्हें एक सरना धर्म कोड दिया जाए, एक कोड दिया जाए, जिससे कि ये पता चल पाए कि उनकी जनसंख्या कितनी है और उनकी पहचान, क्योंकि वो कई सारे ऐसे लोग हैं जो अपने को हिंदू धर्म मानते आ रहे हैं कि वो हिंदू नहीं है। कईयों ने क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर लिया है, लगभग ज्यादा से ज्यादा लोग तो कन्वर्जन वाले केस हैं। तो ऐसे में उन सारे लोगों को, जो आदिवासी हैं, चाहे वो क्रिश्चियन धर्म को मानते हैं या हिंदू धर्म को मानते हैं, वो उनके लिए एक अलग कोड की बात ये मांग कर रहे थे। लेकिन आज इस बड़े मंच से सरना धर्म कोड का नहीं उठना आदिवासी समुदाय के लिए एक बड़ा झटका के रूप में माना जा सकता है। उनके लिए एक कह सकते हैं कि एक अच्छा दिन नहीं माना जा सकता। जब इतना बड़ा मंच था, मंच सजा हुआ था, सभी दल के लोग यहाँ गए हुए थे, तो ऐसे में चर्चा की जा सकती थी। हो सकता है कुछ आपकी राजनीतिक मजबूरियां हो, सहमति इस पर नहीं बन पाई अगर सभी दलों की, तो ऐसे में कम से कम जो बातचीत का जो जरिया था, वहां पर बातचीत में भी ये बात की जा सकती थी। लेकिन ऐसा जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि ना, ज्ञापन में तो बिल्कुल साफ है, जो सार्वजनिक किया गया है उस ज्ञापन में नहीं है कहीं भी सरना का जिक्र, और जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि अंदर जो मीटिंग हुई है उस मीटिंग में भी सरना का कोई भी जिक्र नहीं हुआ है, सरना धर्म कोड को लेकर। जी
देखिए संतोष जी, हालांकि ये झारखंड के आदिवासियों की पुरानी मांग है और जब हेमंत सोरेन वहां से मुलाकात कर निकले तो उन्होंने कहा कि बातचीत सकारात्मक रही जब वो मीडिया से मुखातिब हुए, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सरना धर्म कोड पर बात ही नहीं हुई। देखिए, ये इनके एजेंडे में नहीं था, लेकिन यहाँ के लोग ये इस बात को जरूर मान रहे थे क्योंकि मंच बहुत बड़ा था और इसी मंच को, इसी जो नोडल मिनिस्ट्री होम मिनिस्ट्री होता है जनगणना के लिए, सेंसस के लिए, तो ऐसे में उनके पास जब आप सर्वदलीय पूरी झारखंड की सभी पार्टियां जा रही थी तो ऐसे में इस बड़े मंच से यहाँ पर चर्चा जरूर करनी चाहिए थी। अब ऐसे में अब ये बताना पड़ेगा, ये आदिवासी समुदाय के लोगों को ये जानने का पूरा हक है कि आखिर इस बड़े मंच से क्यों बात नहीं की गई, क्यों उनके साथ इस तरीके का व्यवहार हुआ। क्योंकि जब आप हमेशा ये बात कहते आ रहे हैं कि आप सरना धर्म कोड आप लागू कराना चाहते हैं, तो इस बड़े मंच से आज बात नहीं उठना थोड़ा सा कुछ जी वाकई संतोष जी, इन तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया। चले बढ़ते आगे। कहते हैं कि पहचान बदलने की शुरुआत एक छोटे से प्रयास से ही शुरू होती है और बदलते वक्त के साथ साथ ऐसे ही प्रयास कारवा में बदल जाता है। मिसाल की ऐसे ही एक कहानी रांची के देवरी गांव की भी है, जिसकी चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में की है। रांची के पास ही देवरी गांव की महिलाओं ने मंजू कश्यप जी के नेतृत्व में बिरसा कृषि विद्यालय से एलोवेरा की खेती का प्रशिक्षण लिया था। इसके बाद उन्होंने एलोवेरा की खेती शुरू की। इस खेती से न केवल स्वास्थ्य के क्षेत्र में लाभ मिला, बल्कि इन महिलाओं की आमदनी भी बढ़ गई। कोविड महामारी के दौरान भी इन्हें अच्छी आमदनी हुई। इसकी एक बड़ी वजह यह थी कि सैनिटाइजर बनाने वाली कंपनियां सीधे इन्हीं से एलोवेरा खरीद रही थी। आज इस कार्य में करीब 40 महिलाओं की टीम जुटी है और कई एकड़ में एलोवेरा की खेती होती है। इन्होंने खेती को जिस प्रकार स्वास्थ्य के क्षेत्र से जोड़ा है, वो एक अपने आप में मिसाल है। देवरी गांव के मंजू कच्छप की कहानी आज मिसाल है। कई मायनों में मंजू कच्छप के मिसाल की कहानी इसलिए भी बड़ी है क्योंकि मंजू ने अपने हुनर से खुद की पहचान भी बनाई है, साथ ही पूरे गांव को आत्मनिर्भर बनने के रास्ते पर चलने का हौसला दिखाया है। एलोवेरा के जरिए सामाजिक क्रांति ने भी सफलता की वो तस्वीर बनाई है कि मंजू कच्छप के गांव का जिक्र मन की बात कार्यक्रम में हो रहा है। पीएम मोदी देवरी के एलोवेरा गांव की मिसाल दे रहे हैं। वाकई बेमिसाल हैं मंजू कच्छप और देवरी गांव के लोग। बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई कि हम जैसे लोगों के भी जो है प्रधानमंत्री जी बातों को साझा करते हैं, ये जानकर बहुत अच्छा लगा। गांव की महिलाओं के मान सम्मान को लेके बात को रखते हैं, इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी मैं प्रधानमंत्री जी को। जो है हर्बल का दुनिया रहा है, चूँकि मेडिसिन प्लांट है ये, और इसको मैं जहाँ भी जाती हूँ मैं लोगों को प्रोत्साहित करती हूँ कि इस तरह के जो खेती है उससे लोगों को आने वाले समय में बहुत ही फायदेमंद होगा। दरअसल पीएम मोदी को रांची के सतीश नाम के एक शख्स ने पत्र लिखकर एलोवेरा गांव का जिक्र किया था। बताया था कि कैसे एलोवेरा की खेती से गांव ने हौसले की उड़ान ली है। ये भी बताया था कि कैसे एलोवेरा की खेती से गांव की महिलाएं स्वावलंबी हुई हैं। एलोवेरा ने कैसे गांव के लोगों को आत्मनिर्भर बनाया है। और इन तमाम सफलताओं की कहानी को तो और भी पंख लगेंगे क्योंकि पीएम मोदी से शाबाशी जो मिली है। जो एलोवेरा मिला है थी मंजू कच्छप, जो ट्रेनिंग दिया था हम लोग को, ले गई थी मंजू कच्छप, तो वहीं से हम लोग को ट्रेनिंग मिला और वहीं से पौधा भी मिला है। तो उसी के चलते पूरा गांव में पूरा ट्रेनिंग पूरा परच गया ये एलोवेरा। हम लोग बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं कि हम लोग को यहाँ देखने के लिए ऐसा ऐसा आदमी आ रहे हैं। हम लोग को कभी सोच नहीं रहे थे कि ऐसा ऐसा आदमी आएगा। सब हम लोग देख रहे हैं, मिल रहे हैं, इसलिए हम लोग को खुशी महसूस होता है। पीएम मोदी की तारीफ से मंजू कच्छप के साथ साथ एलोवेरा गांव की भी जिम्मेदारी बढ़ी है। हर घर में जहां अब तक 15 से 20 पौधे एलोवेरा के होते थे, वहां अब इसकी संख्या बढ़ेगी। जहां अब तक 40 से 45 किलो एलोवेरा का उत्पादन होता था, वहां पीएम की सराहना से उत्पादन भी बढ़ेगा। संजय सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची।
पश्चिम बंगाल पुलिस ने झारखंड बॉर्डर से 23 सितंबर को हथियारों का जखीरा बरामद किया था और इस दौरान पश्चिम बंगाल का हथियार तस्कर भी गिरफ्तार किया गया था। जिस मिनी गन फैक्ट्री से हथियार बने थे वो फैक्ट्री गिरिडीह के बगोदर प्रखंड के घांघरी में है, जहां से भारी मात्रा में हथियार और हथियार बनाने की मशीन और कुछ पिस्टल के पार्ट्स भी जब्त किए गए हैं। गिरिडीह वो सीमावर्ती इलाका जिसने पूरे देश में अबरक कोयला जैसे संपदा को लेकर अपनी पहचान बनाई है, लेकिन इन दिनों गिरिडीह अलग मायनों में सुर्खियों में है। ये सुर्खियां हथियार बनाने वाली फैक्ट्री को लेकर है। दरअसल 23 सितंबर को बंगाल झारखंड बॉर्डर पर चेकिंग के दौरान हथियारों का जखीरा मिला था। एक तस्कर की भी गिरफ्तारी हुई थी और इस हथियार तस्कर ने गिरिडीह को लेकर जो खुलासे किए हैं वो चौंकाने वाले हैं। जितने भी हथियार उनके पास से बरामद किया गया है वो तमाम हथियार गिरिडीह के बगोदर में बना हुआ था। मैं अभी उसी जगह पे मौजूद हूँ जहाँ पे बताया जा रहा है, विजुअल में देख सकते हैं, ये वही जगह है जहाँ पर से हथियार के मैन्युफैक्चरिंग गन मैन्युफैक्चरी का संचालन हो रहा था और यहीं से तमाम हथियार को बरामद किया गया था। जी हाँ, बगोदर के घांघरी की ये वही अवैध गन फैक्ट्री है जहां से तस्करी के दौरान पकड़े गए हथियारों को बनाया गया था। छापेमारी के दौरान इस अवैध मिनी गन फैक्ट्री से मिले हथियार बनाने वाली मशीन और पिस्टल के पार्ट्स ही इसके सबूत हैं कि इसी अर्धनिर्मित भवन से झारखंड के साथ साथ बिहार, बंगाल में हथियारों की सप्लाई होती थी। चल गई, फिर बगोदर पुलिस आई, अपने यहाँ मतलब ताला बंद कर दिया और उसके बाद हम फोन किए तो हम लोग 2 चौकीदार यहाँ नियुक्त कर दिए कि खाली आपको देख रेख करना है। अच्छा। और उन लोग बंद करके चाबी अपना ले गए थाना। ताला कौन बंद किए? बगोदर पुलिस, बगोदर थाना पुलिस। अच्छा, और चाबी वहीं पे ले गए ना? हाँ। इस खुलासे के बाद झारखंड पुलिस प्रशासन पर कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये कि गिरिडीह पुलिस को क्यों नहीं थी इस फैक्ट्री की जानकारी? क्या पुलिस के संरक्षण में चलाई जा रही थी यह अवैध मिनी गन फैक्ट्री? और तमाम सवाल अगर गलत हैं तो अवैध फैक्ट्री के संचालकों पर कब कार्रवाई होगी? एजाज अहमद, न्यूज़ 18, गिरिडीह। और चलिए अब देखते हैं झारखंड 2020।